मैं कृष्ण कुमार सैनी और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल हैप्पीनेस इंडिया। हैप्पीनेस इंडिया पर हम आपको लगातार कानून की जानकारी देते आए हैं। पिछले संदर्भ में भी हमने आपको कुछ कानून की जानकारी दी, साथ ही आपको चेक बाउंस के संबंध में उसका लिमिटेशन पीरियड भी बताया। आपके लगातार उसके बाद जो क्वारी आ रही है लोगों के, आप सभी की जानकारी लेने के लिए कि चेक बाउंस के संबंध में और अधिक जानकारी दी जाए, और कुछ आप लोगों की शिकायत भी थी, तो उन सभी को देखते हुए एक संक्षिप्त रूप से आप सभी के समय चेक बाउंस का संपूर्ण विवरण लेके आ रहे हैं। सबसे पहले तो जो लिमिटेशन मैंने आपको बताई चेक प्रेजेंट करने से लेकर नोटिस भेजने तक की, वो आप हमारे दूसरे वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी क्वारीज आई हैं जिसको लेकर आप भ्रमित हो रहे हैं, उसका मैं पहले सॉल्यूशन कर दूंगा, उसके बाद थोड़ा चेक बाउंस के आगे के डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। सबसे पहले तो आप लोगों की जो क्वारी आई है वो ये आई है कि क्या मेरा चेक अगर 500 रुपये का है तो भी मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ, और क्या मुझे किसी से पेमेंट लेनी है तो उसके लिए मुझे एक ही चेक लेना पड़ेगा या 2 या 3 या 4 5 चेक लेने पड़ेंगे अलग अलग अमाउंट का। तो उस चीज़ को लेकर मैं आपको सभी जो दर्शक हैं उनको क्लियर कर देता हूं कि ज़रूरी नहीं है कि आपका चेक 5 लाख का या 5 करोड़ का या 50,000 का हो। आप अपने 500 रुपये का चेक भी और 5 लाख का चेक भी, चेक बाउंस के जो एक्ट बना हुआ है उसके अंदर दोनों जो चेक का जो केस का प्रोसीडिंग चलेगी वो एक समान ही चलेगी। उसमें अमाउंट का किसी प्रकार से भी कोई इसमें लेन देन नहीं रहेगा। आपका जो गतिविधि हुई है उसमें लेन देन फ्रॉड को चेक बाउंस को लेकर जो हुआ है, वो जो NII एक्ट है वो कहता है कि इसमें अमाउंट का कोई किसी प्रकार का भी इसमें गतिरोध नहीं रहेगा। आप चाहे 500 रुपये का हो, चाहे 50,000 का हो, चाहे 5 लाख का हो, आप अपना चेक प्रेजेंट कर सकते हैं, और एक अमाउंट के लिए एक ही चेक माना जाएगा। आप ये नहीं है कि हाँ भाई आपने जैसे बताया कि आपकी जो क्वारी आ रही है कि मैं 4 या 5 चेक लेकर रख लूँ, अगर मुझे किसी से 50,000 रुपये लेने हैं तो 50,000 रुपये का चेक अगर आप 4 या 5 चेक में लेकर रखेंगे तो वो अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। अगर आप उस 4 या 5 चेक लेने की बजाय एक चेक लेकर अगर उस पर कार्रवाई करते हैं तो ये ज़्यादा सरल और ज़्यादा सजग रहेगा। इसके अलावा अगर आपका कुछ कैसे आपकी जो जिसको आपने पैसे दिए हैं और उससे चेक लिया है, या फिर किसी व्यापार के संबंध में आपकी डील हुई है, तो अलग अलग चेक भी हो सकते हैं, 4-5 चेक, मगर वो अलग अलग बिल के अमाउंट के द्वारा दर्शाए जाएंगे, जब भी उसको आगे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मगर आपने एक मुफ्त में अगर कोई पेमेंट दी है तो उसका एक ही चेक लेके अगर आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको आसानी होगी। इसके अलावा अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि चेक बाउंस के अंदर क्या प्रोसीडिंग है, कैसे कैसे क्या। तो इसमें मुख्य रूप से 2 पक्ष होते हैं, एक शिकायतकर्ता है और एक आरोपी पक्ष। शिकायतकर्ता कौन होगा? शिकायतकर्ता वो होगा जिसको चेक दिया है, जिसको चेक मिला है। अगर मेरे को किसी अमाउंट के बदले में मुझे चेक दिया गया है तो मैं शिकायतकर्ता कहलाऊंगा। जब मैं चेक अपना रिप्रेजेंट करूंगा या चेक का कोई केस डालता हूं तो मैं कंप्लेनेंट कहलाऊंगा। और जिसको मैंने अमाउंट दिया है या जिसको मैंने माल बेचकर उसके बदले में जो चेक लिया है तो उसके खिलाफ मैं केस डाल रहा हूं, तो वो आरोपी पक्ष कहलाएगा। तो ये आरोपी उसमें जाती है। तो पहले ये समझने वाली जरूरी है कि अक्यूज कौन है और कंप्लेनेंट कौन है। तो कंप्लेनेंट वो रहेगा जो को प्रेजेंट करने वाला है, और अक्यूज वो रहेगा, आरोपी वो रहेगा जिसके खिलाफ हमने चेक को प्रेजेंट किया है। अब बात ये आती है कि भाई अगर हम चेक को प्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले बैंक में प्रेजेंट करता है। ये सारी जानकारी मैंने दूसरी वीडियो माध्यम से बताई है, आप एक बार हमारी दूसरी वीडियो में जाके पूरी जानकारी वहाँ से भी ले सकते हैं। थोड़ा विवरण मैं फिर से कर देता हूँ। अगर आप चेक को बैंक में प्रेजेंट करते हैं तो 2 या 3 रीजन इसके निकल के आते हैं। या तो आपने जो चेक किया गया है उस चेक नंबर को वहाँ पे स्टॉप कराया गया है, या फिर उस बैंक अकाउंट के अंदर बैलेंस नहीं है, या फिर वो खाते को जो उसका बैंक का खाता है वो बंद कर दिया गया है। तो इन तीनों चारों गतिविधियों के रूप में आपका चेक NII एक्ट में डालने लायक है, वो डाला जा सकता है। इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है कि अगर इनसफिशिएंट फंड आता है या फिर अकाउंट क्लोज आता है या फिर चेक स्टॉप का रीज़न लिखा आता है तो उसमें हम चेक नहीं डाल पाएंगे, उसमें दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इन तीनों चारों विषयों में आप अपना चेक डाल सकते हैं। अब करना क्या होगा, जब अगर बैंक से ये मेमो निकल के आता है कि भाई रिटर्न मेमो क्या है, इसको बोलते हैं रिटर्न मेमो। आपका जो चेक है वो वापस क्यों आया है, किस रीजन से आया है, वो रिटर्न मेमो कहलाता है। उसकी रिटर्न मेमो आपको लगाना पड़ेगा चेक का जो केस डालते वक्त। उसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रेजेंट होंगे, उसमें आपका एक ओरिजिनल चेक हो जाएगा, एक आपका रिटर्न मेमो हो जाता है, और एक जो आप नोटिस भेजते हो अपना चेक का अमाउंट अपने आरोपी से जिसके अगेंस्ट में आपने चेक डाला है उसको नोटिस ज़रूर भेजा जाएगा। तो उसकी जो एक कॉपी है वो भी लगेगी, एक कंप्लेंट कॉपी लगेगी, और वो वकील के ऊपर डिपेंड करता है कि वो गवाह किस किस को बनाता है। ये सारी जानकारी आपको वकील के द्वारा दी जाएगी। वो बैंक के कर्मचारियों को या उस दौरान जो वहाँ मौजूद था साइन के दौरान, वो जब उन्होंने चेक आपको दिया तो उसको भी गवाह बना सकते हो। इसके अलावा जब आप चेक
के द्वारा पेमेंट लेते हो या चेक के बाद द्वारा पेमेंट लेते हो तो एक आप नोट भी बना सकते हैं, रिटर्न नोट बना सकते हो, जिसमें आप पूरा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि कितनी तारीख को कितने बजे किस किस की मौजूदगी में कितना अमाउंट आपने दिया है और किसके बाबत आपको पेमेंट मिली है। ये दोनों ही पक्षों के लिए एक सेफ साइड गिना जाता है, चाहे वो शिकायत करता हो या फिर आरोपी पक्ष हो, चाहे आप पैसे देने वाले हो या पैसे लेने वाले हो। अब आप एक नोट बना के रखते हो तो उसमें आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाती है कि कब कब आपने उसको पैसा दिया है और कौन कौन उसमें गवाह बना है। जब आप केस डालोगे तो आप दोनों के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप आरोपी पक्ष हैं तो आपके पास वो नोट है और अगर आपने वो पैसे लौटा दिए हैं तो वो भी अगर उसमें लिखा हुआ है तो आपका बचाव हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है, देखने को ऐसा मिलता है, मैं आरोपी पक्ष की तरफ से बात करूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि चेक आप किसी को रिप्रेजेंट करते हो, चेक आपने किसी को दे दिया है कोई पेमेंट लेने के बाबत, उसके बाद अगर आपने वो पेमेंट लौटा दी है बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके या फिर आपने किसी को कैश के माध्यम से, पर आप अपना चेक लेना भूल जाते हैं। उसके बाद दूसरा जो पक्ष है कई बार उस गलत गतिविधियाँ और गलत नीयत के माध्यम से वो उसको चेक को भी रिप्रेजेंट कर देता है और आपके पैसे भी ले लेता है। तो कई बार ऐसे सूरत में देखा जाता है कि आपके पास कोई भी ऐसा साक्ष्य या फिर ऐसा कोई गवाह नहीं होता है जिसको बता के आप ये प्रूव कर सके कि मैंने ये पेमेंट उसको दे दी है। इसके लिए वो जो मैंने नोट वाला वो बताया आपको, नोट बना के ज़रूर रखें और नोट में जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं या किसी गवाह के साइन ज़रूर करवाएं। अगर आपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करी है उस अमाउंट को जो उससे लिया है तो ये एक आपके पास एक अच्छा सबूत हो सकता है जिसको अगर वो आपको केस डालते हैं तो आप उसको दिखा सकते हो। तो इसके अलावा जो मुख्य रूप से बातें हैं वो ये है कि NI एक्ट का जो इसके सज़ा का प्रावधान है वो 2 से 2 साल का होता है। अगर आप इसमें आरोपी साबित हो जाते हैं तो आपको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। जो सुप्रीम कोर्ट की एक नई जजमेंट आई है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप चेक को रिप्रेजेंट करते हो, कोर्ट में डालते हो तो 20% का आपको जो आरोपी पक्ष है उसको वो जमा कराना पड़ता है अगर वो आपकी एप्लीकेशन अलाउड। ये नई अमेंडमेंट हुई है, अभी इसका नया जो रिप्रेजेंटेशन हुआ है पिछले 1 साल से लगभग चल रहा है, तो आपको 20% वहाँ जमा कराना पड़ेगा। अगर आपका 1 लाख अमाउंट है तो 20,000 आपको वहाँ पे जमा कराने पड़ेंगे कोर्ट में। अगर आप केस कंप्लेनेंट हो तो वो 20,000 रुपये के अलावा जो बाकी जो कोर्ट इसके अलावा जो भी उस पर हर्जाना लगा के देती है वो उनको देना पड़ेगा। अगर कंप्लेनेंट इस को हार जाता है केस को तो जो 20,000 रुपये उसको मिला है उसका जो ब्याज जोड़ के जितने टाइम तक ये केस चला है उसको आरोपी पक्ष को वापस देना पड़ेगा। तो ये चेक बाउंस की लगभग मोटी मोटी जानकारी मैंने आपको दे दी है और आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है या कुछ और आपको पहचानना है, इससे संबंधित कोई भी जानकारी हो तो आप नीचे गए मेरे नंबर से भी बातचीत कर सकते हैं। अगर आप गुड़गांव, दिल्ली, NCR से हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं और किसी राय को लेकर या चेक बाउंस से संबंधित केस की संपूर्ण जानकारी को लेकर। और अगर आप बाहर के देखने वाले हैं तो अपने लोकल संबंधित वकील से ज़रूर जानकारी लें और उसके अकॉर्डिंगली ही अपना कदम उठाएं, चाहे आप आरोपी पक्ष हैं चाहे आप कंप्लेनेंट पक्ष हैं। आप दोनों ही संदर्भ में आपको वकील से मिलना जरूरी रहेगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी बारीकियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो हम भी आपको पूरा नहीं बता पाएंगे और ना बता सकते हैं और ना आपको कोई आप कहीं भी किसी भी गूगल से या कहीं से भी जानकारी जुटाओगे तो पूरी जानकारी कभी भी नहीं मिल पाएगी। उसके लिए आपको चाहे आप किसी भी फील्ड से जुड़े हुए उसके जो एक्सपर्ट है उससे ओपिनियन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए चेक बाउंस से संबंधित तो आप हमसे संपर्क करें और अधिक जानकारी देखने के लिए हैप्पीनेस इंडिया के साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।